जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत ये किताब का 62nd चैप्टर मतलब पब्लिक सर्विसेज ये देखने वाले हैं। इसमें जितनी भी सर्विसेज है जैसे ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विसेज, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। अब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए कि जो सर्विसेज होती है वो किस प्रकार की होती है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल का दिया हुआ है और यहाँ पर इंस्टाग्राम का दिया हुआ है। और जैसे कि आपको पता है मैं यूपीएससी के लिए डेली एमसीक्यूज़ लाता हूँ। जो यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, जो भी स्टेट पीएससीज हो, यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, एमपीएससी हो, जीपीएससी हो, जितनी भी स्टेट पीएससीज है और उसी के साथ साथ जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर प्रीलिम्स में बहुत ऊपर जाना चाहिए तो आप वो सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। उसकी लिंक मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वो सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं। अब क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है सर्विसेज का। क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 बेसिस पर होता है। जैसे पहली जो सर्विस होती है वो होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरी सर्विस होती है सेंट्रल सर्विसेज और तीसरी सर्विस होती है स्टेट सर्विसेज। अब हर एक जो सर्विस है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये कॉमन होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कॉमन होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब इसमें जो भी सिलेक्ट होते हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, ये टॉप पोजीशन या फिर की पोस्ट यहाँ पर होल्ड करते हैं दोनों जगहों पर, भले ही वो सेंटर हो या फिर स्टेट हो। अब ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं ये किसके अंडर में आते हैं। तो ये जो होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, ये बेसिकली जो होते हैं ये दोनों के अंडर में आते हैं, सेंटर और उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि टॉप पोजीशन होल्ड करते हैं भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 सर्विसेज देखी है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो सेंट्रल सर्विसेज जो होती है उसमें भी टॉप पोजीशन होल्ड करते हैं और जो स्टेट सर्विसेज होती है उसमें भी टॉप पोजीशन होल्ड करते हैं। जैसे कि IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज मतलब IPS, और उसी के साथ साथ तीसरी जो बाद में ऐड की गई थी, सबसे पहले जब आज़ादी मिली थी तब 2 ही थे हमारे पास, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो बाद में ऐड करने में आई है, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब 1947 को इंडियन सिविल सर्विसेज इस नाम से ये जो पोस्ट है ये रखी जाती थी, इसे रिप्लेस कर दिया गया IAS के नाम से। मतलब जो इंडियन सिविल सर्विसेज थे वो रिप्लेस कर दिए गए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इस नाम से, और उसी के साथ साथ जो इंडियन पुलिस था वो रिप्लेस कर दिया गया इंडियन पुलिस सर्विस ये नाम से। और इसी तरीके से हमारे संविधान में भी इसी नाम से ये रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। अब 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये इस्टेब्लिश किया गया था एज 3rd ऑल इंडिया सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है जो मैंने ऑलरेडी जो पॉलिटिकल लेक्चर से उसमें कवर किया है जब मैंने सेंटर स्टेट रिलेशन ये लिया था तब। तो आपको ये मुझे बताना है कि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज ऐड करना है तो पावर किसके हाथ में दी गई है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, उसका क्या प्रोसेस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जब पार्लियामेंट चैप्टर लिया था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा और पता होगा। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियोस देखिए या फिर नेट पर सर्च कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस एक्ट जो है 1951 का, ये ऑथराइज किसे करता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि जो भी रूल्स लाने हैं, जो भी रूल्स लाने हो, किसी भी तरीके के अगर रूल्स लाने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है ये दोनों इसमें आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट में भी आती है। अब जब दोनों इसमें आ रही है, दोनों में से पावरफुल कौन है? तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसलिए जो भी रूल्स लेकर आएंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी। लेकिन ऑल इंडिया सर्विस होती तो दोनों जगहों पर है ना, मतलब स्टेट में भी होती है। इसलिए यहाँ पर कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस एक्ट आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 ये किसे ऑथराइज करता है? किसी भी तरीके का रूल बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है। किसके कंसल्टेशन में? तो स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें शामिल होती है। अगर किसी भी तरीके का रेगुलेशन यहाँ पर लाना है, रिक्रूटमेंट हो, कोई भी कंडीशन यहाँ पर लानी हो, किसकी? ऑल इंडिया सर्विसेज की। इसका कारण क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज दोनों के इसमें आता है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, अगर किसी भी तरीके का रेगुलेशन यहाँ पर लाना है, रिक्रूटमेंट के लिए कोई चेंजेस लाने हैं, कोई भी तरीके का रेगुलेशन लाना है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? कंसल्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करने के बाद यहाँ पर IAS, IPS, IFS कोई भी तरीके के अगर चेंजेस लाने हैं, कोई भी रेगुलेशन यहाँ पर लाना है तो वो ला सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग किसके द्वारा की जाती है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी आप UPSC क्लियर करते हो उसके बाद आपको लबासना भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अलग अलग स्टेट में भेजा जाता है। लेकिन वो जो ट्रेनिंग है वो किसके द्वारा ली जाती है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है। अब सेंटर का खुद का तो कोई कैडर नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको बोलेगी जाओ सिमरन जाओ, तो आपको अलग अलग स्टेट में भेज देगी। तो आपको अलग अलग स्टेट में जाकर वहाँ पर काम करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको अलग अलग स्टेट में, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, जो भी आपका कैडर आप चूज़ करते हो, उसके बाद जो आपको रैंक मिलता है उसके मुताबिक जो जोन आपको मिलेगा वहाँ पर आपको उस स्टेट में भेजा जाएगा और वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में जो यूनिफॉर्म है और जो स्केल ऑफ पे है ये सेम रहेगा सारे ऑफिसर्स का। मतलब अगर कोई IAS ऑफिसर है, अगर आप और आपका दोस्त सेम ईयर में IAS ऑफिसर बने हो लेकिन अलग अलग स्टेट मिले हैं, आपको महाराष्ट्र मिला है, आपके दोस्त को गुजरात मिला है, लेकिन जो स्केल ऑफ पे है वो सेम रहेगा। उसी तरह अगर कोई दूसरे भी स्टेट में कोई रहता है तो थ्रू आउट द कंट्री पूरा जो स्केल ऑफ पे रहेगा और जो यूनिफॉर्म रहेगा, स्टेटस रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पर सेम रहने वाला है। उसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, भले वो कोई भी डिवीज़न हो, कोई भी स्टेट हो। उसी के साथ साथ जो सैलरीज और पेंशन्स होते हैं ये कौन देने वाला है? ट्रेनिंग कौन देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन जब सैलरी और पेंशन देने की बात आती है तो यहाँ पर स्टेट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भी यूनिफॉर्म रहेगा आपका और जो स्केल ऑफ पे रहेगा वो थ्रू आउट द कंट्री आपको सेम मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ जो आपकी सैलरी और पेंशन रहने वाली है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर आपको देगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज किस तरीके से काम करती है, उसमें क्या क्या होता है। अब यहाँ पर अगर पेनाल्टीज़ इम्पोज करने की बात आती है या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पर लेने की बात आती है, सैलरी और पेंशन कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अब यहाँ पर अगर कोई पेनाल्टीज़, कोई गलती करते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन देने की बात आती है कोई भी ऑफिसर के अगेंस्ट में, तो वो कौन ले सकता है? तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि ट्रेनिंग कौन देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सैलरी और पेंशन कौन देता है? तो स्टेट गवर्नमेंट देती है। और अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात आती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो है वो हम सब जानते हैं कि वो चीफ है, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो लाने के पीछे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है। अब हमने सब कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जो कुछ हमें जानना था वो सब हम यहाँ पर जान चुके हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसके बारे में अब ये बेसिक चीज़ें हैं
डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो सब हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब आते हैं हम सेंट्रल सर्विसेज पे। अब सेंट्रल सर्विसेज जो होती है वो एक्सक्लूसिवली किसके अंडर में रहेगी? तो ऑब्वियस यहाँ पर नाम ही बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। अब यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड ये जो पोजीशन होती है वो होल्ड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। जो स्टेट गवर्नमेंट में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में ये जो पोजीशन है ये होल्ड करते हैं। अब हमें आज़ादी मिलने के पहले, मतलब 1947 के पहले, ये जो ऑफिसेस है किस तरीके से नाम दिए जाते थे इसे? तो क्लास 1 दिया जाता था, क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर है, उसका सबऑर्डिनेट, उसके बाद इन्फीरियर। तो इस तरीके से नाम दिए जाते थे, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता था। अब जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद ये जो नॉमेनक्लेचर है ये थोड़ा इसमें बदलाव लाया गया और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीके से किया गया। उसके बाद और चेंज हुआ 1974 के बाद, इसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी इस तरीके से नाम दिया गया। तो आज भी हम जब देखते हैं तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें से जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये होते हैं गैजेटेड ऑफिसर्स, और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो रेड इसमें है वो होते हैं नॉन गैजेटेड ऑफिसर। अब यहाँ पर जो गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं इनमें फ़र्क होता है। गैजेटेड जो होते हैं ये काफ़ी यहाँ पर प्रिविलेजेस उन्हें मिलते हैं, जो कि नॉन गैजेटेड क्लास जो होती है उन्हें डिनाई किए जाते हैं। और उसी के साथ साथ जो भी अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिटायरमेंट जो कुछ भी होता है गैजेटेड ऑफिसर्स का, वो पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट गैजेट में। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है। और उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस है ये हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस है। और हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस ये किस बेसिस पर है? तो जो प्रेस्टीज मिलता है, स्टेटस मिलता है, पे मिलता है, अमोलमेंट्स मिलते हैं, तो इस बेसिस पर सबसे हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस मानी जाती है। अब जो इंडियन फॉरेन सर्विस है इसके लिए आपको यूपीएससी क्लियर करना होता है। जैसे आप देखते हो कि यूपीएससी जब आप क्लियर करते हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसमें अलग अलग तरह के आपको जो भी ऑफिसेस है वो देखने को मिलते हैं। जैसे आईएएस, आईपीएस, ये तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए। उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस भी है, वो भी ऑल इंडिया सर्विस में आती है। उसके बाद आता है जो फॉरेन सर्विस है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस। तो इस तरीके से आपको अलग अलग सर्विसेज देखने को मिलती है जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करते हो। तो यहाँ पर जो फॉरेन सर्विस है वो सेंट्रल सर्विसेज में आती है। जो फॉरेन सर्विस है वो हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस मानी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम ऑल इंडिया सर्विस की भी बात करें तो उसी की तरह उतना ही प्रेस्टीज जो फॉरेन सर्विस है उसे यहाँ पर मिलता है। मतलब नेक्स्ट टू आईएएस रैंक यहाँ पर हमें फॉरेन सर्विस देखने को मिलती है। और जो पे स्केल है वो आईपीएस ऑफिसर से भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सेंट्रल सर्विसेज में क्या क्या प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, और हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस कौन सी है वो भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब आते हैं हम स्टेट सर्विसेज पर। तो स्टेट सर्विसेज जो होती है वो एक्सक्लूसिवली किसके अंडर में आएगी? तो ऑब्वियस है जो ज्यूरिडिक्शन है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला है। यहाँ पर वो डिफरेंट पोजीशंस जो है वो होल्ड करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट में। अब यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है इसमें लोअर पोजीशन पे आते हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो होते हैं उनके कंपैरिजन में। अब जैसा हमने देखा था, जब हमने ऑल इंडिया सर्विसेज देखे थे तब हमने देखा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो दोनों के इसमें आते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग देकर उन्हें स्टेट में दे देती है कि आप स्टेट जो है पूरा उनका सब कुछ देखेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी खुद की भी सर्विसेज है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट की खुद की सर्विसेज आती है, लेकिन वो जो ऑल इंडिया सर्विसेज उस स्टेट में आए हैं, मतलब आईएएस हो, आईपीएस हो या फॉरेस्ट सर्विस हो, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके सर्विस इनके अंडर में ही आती है। मतलब जो आईएएस है वो इनसे ऊपर ही रहेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो होते हैं जो स्टेट सर्विसेज से आते हैं वो लोअर पोजीशन में होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में, जो कि हम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सिविल सर्विसेज जो होती है, जैसे अगर हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर हम आईएएस देखें तो यूपीएससी से क्लियर हुए जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखने को मिलते हैं, हम कलेक्टर भी बोलते हैं। तो अगर स्टेट से कोई निकल कर आता है तो वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, डिप्टी कलेक्टर रहेगा, डीवाईएसपी रहेगा, डिप्टी एसपी रहेगा।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो स्टेट होते हैं उसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनके अंडर में ये लोग आते हैं जो स्टेट से निकले होते हैं, भले वो फॉरेस्ट सर्विस हो, एग्रीकल्चर सर्विस हो, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। अब यहाँ पर भी जैसे हमने सेंट्रल सर्विसेज में देखा था, तो यहाँ भी हमें अलग अलग क्लास जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे क्लास 1, जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी हमने देखा था, तो वही यहाँ पर है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब सेम यहाँ पर भी वही है, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है वो गैजेटेड होते हैं, मोस्टली गैजेटेड होते हैं, और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी है मोस्टली नॉन गैजेटेड होते हैं। यहाँ पर मोस्टली शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैजेटेड ना हो, इसलिए यहाँ पर मोस्टली, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर्स ही होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उन्हें यहाँ पर अच्छी खासी प्रिविलेजेस देखने को मिलती है, अच्छे खासे प्रिविलेजेस यहाँ पर एंजॉय करते हैं, जो कि नॉन गैजेटेड जो होते हैं उन्हें नहीं मिलता है। जैसे ट्रांसफ़र हो, अपॉइंटमेंट हो, ये सब कुछ भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो उनका गवर्नमेंट गैजेट में आ जाता है। अब जैसा हमने देखा है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, हम एग्जांपल लेते हैं IAS का, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई हाईएस्ट पोजीशन एक्वायर करता है, स्टेट सर्विसेज में अगर कोई हाईएस्ट पोजीशन एक्वायर करता है, तो वो क्या रहेगा, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हम कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर देखते हैं, तो कलेक्टर रहेगा जो सेंट्रल से आया हुआ है, UPSC से आया हुआ है और वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है, और जो दूसरा है जो स्टेट सर्विसेज से आया हुआ है वो रहेगा डेप्यूटी कलेक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो डेप्यूटी कलेक्टर है उन्हें भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, मतलब यहाँ पर 1/3% जो है ये प्रमोट किए जाते हैं, ये प्रमोट किए जाते हैं IAS के लिए। मतलब जो स्टेट सर्विसेज वाले हैं उन्हें भी यहाँ पर IAS बनने का मौका मिलता है, IAS बनने की जो संधि है वो मिलती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये जो प्रमोशन होते हैं ये सिलेक्शन कमेटी जो होती है उसके द्वारा की जाती है हर एक स्टेट की, और यहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं या फिर मेंबर होते हैं UPSC के वो प्रिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर आप स्टेट सर्विसेज में हाईएस्ट रैंक एक्वायर करते हो, मतलब आप अगर डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी SP बनते हो, तो भी आप IAS, IPS ये बन सकते हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो स्टेट सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज है और जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो सारी की सारी हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पर जान ली है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जैसे जो रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशंस होती है वो किस प्रकार की होती है, जो टेन्योर ऑफ ऑफिस होता है जो आर्टिकल 310 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो जो टेन्योर होता है ऑफिस का वो किस प्रकार होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके सेफगार्ड के लिए क्या क्या किया गया है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है और वो किस तरीके से सेफगार्ड किए जाते हैं। जो आम आदमी होता है उससे किस तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये अलग होते हैं, उन्हें क्या क्या यहाँ पर प्रिविलेजेस, पर्क्स दिए जाते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज किस तरीके से डेवलप की जाती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लगे तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बता दूंगा। तो ये सब कुछ हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।